बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MCM 101 इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन का शॉर्ट लेसन नंबर 36 का आगाज़ करेंगे। तो लेसन नंबर 36 का नाम है पब्लिक रिलेशंस एंड मास कम्युनिकेशंस पार्ट 2। और लेसन बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि जैसा कि हमने लेसन नंबर 35 में हमने पब्लिक रिलेशंस की बेसिक्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन लेसन नंबर 36 में आपको पब्लिक रिलेशंस और मास कम्युनिकेशंस का रिलेशनशिप बताया गया है। और मज़े का ये लेसन होने वाला है। और मेरी रिक्वेस्ट है उन स्टूडेंट्स से कि लेसन स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लासमेट के साथ शेयर करें। और अगर आप मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी के हवाले से जानने में इंटरेस्टेड हैं तो इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इनर साइकोफ्लिक्स यूट्यूब चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ट्विटर और फेसबुक का भी लिंक मिल जाएगा। लेसन के आगाज़ की बात की जाए तो लेसन के आगाज़ में आपको स्पेशलाइजेशंस के बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर में हम पब्लिक रिलेशनशिप मतलब पब्लिक रिलेशंस मतलब पीआर और मास कम्युनिकेशंस के कई और एरियाज़ पर हम बात करेंगे। जैसे कि किसी भी फील्ड में डिफरेंट कैटेगरीज होती है, वैसे ही पीआर में भी कई स्पेशलाइज्ड एरियाज़ होते हैं। हर एक कैटेगरी का अपना इंपॉर्टेंस और बिजनेस वैल्यू होती है। स्पेशलाइजेशंस इन पीआर मतलब कि जैसे कि मास कम्युनिकेशंस में भी स्पेशलाइजेशंस होती है, और इसी तरह साइकोलॉजी की फील्ड में भी स्पेशलाइजेशंस होती है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी प्रोग्राम में भी स्पेशलाइजेशंस होती है। तो पब्लिक रिलेशंस मतलब ये कि पीआर में क्या स्पेशलाइजेशंस है। नंबर 1 पे है प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड रियल एस्टेट पीआर। रिटेलर नंबर 2 पे है रिटेलर सेक्टर पीआर। नंबर 3 पे एग्रीकल्चर पीआर। नंबर 4 पे है फूड सर्विस पीआर। नंबर 5 पे है हेल्थ केयर पीआर। नंबर 6 पे है टेक्नोलॉजी या आईटी पीआर। नंबर 7 पे है पब्लिक अफेयर्स पीआर। और नंबर 8 पे ऑनलाइन पीआर। नंबर 9 पे है फाइनेंशियल इन्वेस्टर रिलेशनशिप। और नंबर 10 पे है नॉट फॉर प्रॉफिट पीआर। नंबर 11 पे है क्राइसिस कम्युनिकेशंस पीआर। और आप में से इन सारे पीआर को पढ़ने के बाद मुझे आप कमेंट्स में बताएं कि कौन सा पीआर मतलब कि कौन सी फील्ड ज़्यादा यूज़ होती है आज के मॉडर्न इरा में पब्लिक रिलेशंस की। ओके। मज़ीद आपको बताया गया है कि ये सब कैटेगरीज अपनी ना रिस्पेक्टिव फील्ड्स में ना एक्सपर्ट के थ्रू ना मैनेज होती है। पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में ना कई टाइप्स ऑफ स्पेशलिटीज़ होती हैं। जैसे कि क्राइसिस मैनेजमेंट है, नंबर 2 पे है रेपुटेशंस मैनेजमेंट, नंबर 3 पे इशू मैनेजमेंट, नंबर 4 पे इन्वेस्टर्स रिलेशंस और लेबर रिलेशनशिप, नंबर 5 पे है ग्रेस रूट्स पीआर जिसे ना कभी कभी एस्ट्रोफ पीआर भी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेथड, टूल्स एंड टैक्टिक्स, इसमें आपको बताया गया कि पीआर और पब्लिसिटी एक ही चीज़ नहीं है। पब्लिसिटी सिर्फ एक तकनीक है जो पब्लिक अवेयरनेस गेन करने के लिए होती है। जैसे कि किसी प्रोडक्ट, सर्विस या कैंडिडेट के बारे में ना लोगों को बताना। पब्लिसिटी सिर्फ एक तकनीक है जो पीआर में यूज़ होती है। ऑडियंस टारगेटिंग में आप स्टूडेंट्स को फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि पब्लिक रिलेशंस का ना एक बेसिक तकनीक ये होता है कि टारगेट ऑडियंस को ना आइडेंटिफाई किया जाए और फिर हर मैसेज को उस ऑडियंस के हिसाब से ना टेलर किया जाए। ऑडियंस जनरल हो सकती है, जैसे कि पूरे वतन में या पूरे मुल्क में या दुनिया में ना लोगों को टारगेट करना, लेकिन ना अक्सर ये एक स्पेसिफिक ग्रुप होता है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग में इकोनॉमी ड्राइवन डेमोग्राफी का यूज़ होता है। और 18 से जो 49 मतलब कि 18 से लेके 49 एज ग्रुप वाइट मेल्स। लेकिन पीआर में ना ऑडियंस ज़्यादा फ्लूइड होती है, मतलब कि कोई भी ग्रुप जो किसी को रीच करना होता है। ओके। नंबर सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि ऑडियंस के हवाले से ना स्टेक होल्डर्स भी होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इश्यूज़ में ना इंटरेस्ट रखते हैं। सभी ऑडियंस स्टेक होल्डर्स होती है, लेकिन ना सभी स्टेक होल्डर्स ऑडियंस के हवाले से होती है, लेकिन जैसे कि सभी स्टेक होल्डर्स जो है वो ऑडियंस नहीं होते। जैसे कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से एक पीआर एजेंसी जो है वो हायर करती है ताकि ना वो लोगों से ना पैसे राइज कर सके। यहाँ चैरिटी और वो लोग जो बीमारी से
रेस्ट हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन ऑडियंस वो लोग हैं जो पैसा देने के लिए तैयार है। ओके। और लास्ट वाले पैराग्राफ में, मतलब कि थर्ड पैराग्राफ में, आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि कभी कभी ना पीआर एफर्ट्स में ना अलग अलग ऑडियंस और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को ना समझना ज़रूरी होता है, ताकि ना इनको ना अलग अलग मैसेज दिया जा सके जो एक दूसरे के साथ ना कम्प्लीमेंट्री हो। और ये काफ़ी ना मुश्किल हो सकता है, और ख़ास करना पॉलिटिक्स में, जब एक स्पोक पर्सन्स या क्लाइंट एक ऑडियंस के लिए ना कुछ बोलता है जो दूसरे ऑडियंस को ना नज़र कर देता है, मतलब कि नाराज़ कर देता है। ओके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट ऑफ पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ना एक ऐसी इवेंट होती है जहाँ ना कोई स्पीकर्स मीडिया से ना बात करता है, और एक प्री डेडिकेटेड टाइम और प्लेस पर ना प्लेस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा ये होता है कि स्पीकर्स को ना अपना इंफॉर्मेशन को ना कंट्रोल करने का मौका मिलता है, और वो ना डिसाइड कर सकता है कि कौन सी जर्नलिस्ट को ना इनवाइट करना है। और सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है ओवरऑल कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि स्पीकर जर्नलिस्ट के सवालों का ना जवाब देगा, लेकिन वो ना ऑब्लिगेट नहीं होता, लेकिन मतलब कि जवाबदेही नहीं होता। लेकिन अगर ना कोई स्पीकर से कोई कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो ना मीडिया उनसे ना क्वेश्चन ज़रूर पूछती है, चाहे वो जवाब देना चाहे, ये चाहता हो या ना चाहता हो। इसलिए ना स्पीकर्स का ना इंटरेस्ट होता है कि वो ना सवालों का जवाब दे, ताकि ना ताकि ना वो ये ना लगे कि उनके पास कुछ छुपाने के लिए है। लेकिन जब रिपोर्टर से सवाल किया जाता है, खासकर हॉस्टाइल रिपोर्टर से, तो ना स्पीकर्स अपने ना कंट्रोल को ना खो सकते हैं। अगर स्पीकर ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो सवाल भी ज़्यादा हो सकते हैं। प्रेस रिलीज में आपको बताया गया कि प्रेस रिलीज एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो मीडिया को दी जाती है, और ये पीआर का ना एक इम्पोर्टेंट टूल है। प्रेस रेफरेंस में ना यूजुअली फॉर इमीडिएट रिलीज लिखा होता है, यहाँ कभी कभी ना कुछ डाटा तक ना एम्बार्गो होता है, और नीचे मीडिया कॉन्टेक्ट दिया जाता है जो मीडिया को ना रिलीज़ के बारे में ना डिटेल्स देने के लिए अवेलेबल होती है। और मज़ीद आपको 5 WS&H के बारे में बताया गया। तो प्रेस रिलीज़ के पहले पैराग्राफ बहुत ज़रूरी होता है। इसमें ना 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो मेंशन करना ज़रूरी होते हैं, ताकि ना प्रेस रिलीज़ वेस्ट ना हो, या ये ना फैक्ट्स कुछ इस तरह से होते हैं। नंबर 1 पे है W की जो फैमिली है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। ठीक है। तो प्रेस का फॉर्मेट वैसा ही होता है जैसे कि एक न्यूज़ स्टोरी का होता है, जिसमें ना हेडलाइंस आई कैचिंग्स होती है, और टेक्स्ट जर्नलिस्ट स्टाइल में ना लिखा होता है, जिसमें ना इन्वर्टेड पैरामिड, जिसे ना हम इन्वर्टेड पैरामिड कहते हैं। और ये स्टाइल ना रिपोर्टर्स के लिए हेल्पफुल होता है, ताकि ना वो जल्दी से मैसेज को ना समझ सके। मज़ीद इस वाले पैराग्राफ में आप स्टूडेंट्स को बताया गया है कि जर्नलिस्ट इस इंफॉर्मेशन को ना वर्बैटिम यूज़ कर सकता है, या फिर ना अपने हिसाब से ना थोड़ी मॉडिफाई भी कर सकता है। पीआर प्रोफेशनल्स प्रेस रिलीज लिखते हैं जो जर्नलिस्ट को ना लिफ्ट करने के लिए इनक्रेज करते हैं। और मज़ीद आपको बताया गया है लास्ट वाले पैराग्राफ में ओवरऑल के इसमें कि लेकिन ना प्रेस रिलीज को ना जर्नलिस्ट अक्सर ना स्पेक्टिकल नज़र से ना देखता है, मतलब कि जो है ना वो मशकूक नज़र से देखता है, क्योंकि ना ये ना इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के मैसेज को ना पॉजिटिव तरीके से ना प्रेजेंट करता है जो रिलीज दे रहा होता है। इसलिए ना अगर प्रेस रिलीज का टॉपिक मीडिया के लिए रेलिवेंट नहीं होता ना, तो वो इजीली इग्नोर्ड हो सकता है मीडिया। आजकल के ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ना प्रेस रिलीज का ना मॉडर्न इक्विवेलेंट भी है, जैसे कि वीडियो न्यूज़ रिलीज़ और ऑडियो न्यूज़ रिलीज़। ये सब ना मेथड्स और टूल्स पब्लिक रिलेशंस का ना एक एसेंशियल पार्ट भी है, जो पीआर स्पेशलिस्ट अपनी कैंपेन्स में ना इस्तेमाल करते हैं, ताकि ना लोगों तक अपने मैसेज जो है वह पहुंचा सकें। न्यू काइंड्स ऑफ प्रेस रिलीज ऑप्टिमाइज्ड फॉर द इंटरनेट। इसमें आपको बताया गया कि इंटरनेट के आने से ना एक न्यू तरीका प्रेस रिलीज का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, और जो ऑप्टिमाइज्ड प्रेस रिलीज कहलाता है। पेपर पॉइंट भी से इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेडिशनल प्रेस रिलीज होती है वो सिर्फ ना जर्नलिस्ट के लिए लिखी जाती है, जिसमें ना
जिसमें ना उनको अमेड की जाती है, मतलब कि एडिटर या रिपोर्टर्स उस कंटेंट को ना इतनी कंपेलिंग समझ करना न्यूज़ जो है वो बनाएगा। लेकिन ना ऑप्टिमाइज्ड प्रेस रिलीज आजकल ना ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल्स पर ना पोस्ट की जाती है। इसमें ना राइटर अपनी रिलीज में ना स्पेसिफिक की वर्ड्स या की फ्रेज वगैरह इस्तेमाल करता है जो कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। अगर ये अच्छी तरह से लिखी जाए ना तो वो ये ना प्रेस रिलीज गूगल न्यूज़, याहू, एमएसएन न्यूज़ जैसे ना न्यूज़ पोर्टल्स पर आसानी से ऊपर रैंक कर सकती है, जो कीवर्ड फ्रेजेस के हिसाब से ना सर्च होती है। ओके। और लास्ट वाले पैराग्राफ में इसके बताया गया है मतलब कि ओवरऑल कि ऑप्टिमाइज्ड प्रेस ना रिलीज का रीडर्स ना काफ़ी वाइड होता है, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं। पहले जब न्यूज़ सर्च इंजन नहीं थी ना, एक प्रेस रिलीज से सिर्फ रिपोर्टर या एडिटर तक पहुंचती थी जो ना डिसाइड करता था कि क्या कंटेंट न्यूज़ में जाना चाहिए या नहीं। आजकल ना ऑप्टिमाइज्ड प्रेस रिलीज सर्च इंजन का ना जरिया पब्लिक तक भी ना पहुंचाती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की गेट कीपिंग से ना डायरेक्ट बाईपास करती है। लेबर ग्रुप में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि लॉबी ग्रुप्स में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि लॉबी ग्रुप्स उन ग्रुप्स को कहा जाता है जो गवर्नमेंट पॉलिसीज, कॉर्पोरेट पॉलिसीज या पब्लिक के ओपिनियंस को ना इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाई जाती है। और ये ना ग्रुप अपनी तरफ से ना किसी खास इंटरेस्ट का रिप्रेजेंटेशंस करती है। जब कोई लॉबी ग्रुप अपनी असली मंजिलों को ना छुपाता है और यहाँ अपना बस कवर करता है तो फ्रंट ग्रुप तो उसे ना फ्रंट ग्रुप कहा जाता है जब वो कवर कर रहा होता है लॉबी ग्रुप्स। एस्ट्रोफिंग में आपको बताया गया है कि एस्ट्रोफिंग एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिसमें ना आर्टिफिशियल ग्रास रूट्स मूवमेंट्स क्रिएट की जाती है। इसका एग्जांपल ये हो सकती है कि एक ना ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप के कई न्यूज़पेपर एडिटर्स को ना लेटर्स भेजा जाता है, मगर अलग अलग ना नाम से, ताकि ना एक पब्लिक ओपिनियन से ना इल्यूजन्स बन सके, जबकि असल में ना ये सब एक सेंट्रल बॉडी की तरफ से होता है। स्पाइन में आपको बताया गया कि पब्लिक रिलेशंस में ना स्पाइन एक टर्म है जो किसी भी इवेंट या सिचुएशंस को ना अपने फेवर में ना बहुत ज़्यादा बाइज्ड तरीके से प्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होती है। जब ट्रेडिशनल पब्लिक रिलेशंस में भी ना फैक्टर्स को क्रिएटिवली प्रेजेंट किया जाता है। स्पिन कह लें या स्पाइन कह लें, स्पिन में ना अक्सर डिसेप्टिव या मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स होती हैं। पॉलिटिशियंस को ना अक्सर स्पिन करने या स्पाइन करना इल्ज़ाम लगता है जब वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू या काउंटर आर्गूमेंट्स को इख्तियार करता है। और ये सेकंड पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि ये जो टर्म है क्रिकेट के स्पिन बॉलर्स या से ली गई है। ठीक है, अब इसको स्पिन नहीं करना, स्पाइन नहीं करना, क्योंकि स्पिन बॉलर मुझे समझ में आ गया कि स्पिन किसे कहते हैं। अच्छा, ये टर्म जो क्रिकेट है कि ना स्पिन बॉलर से ली गई है, जो ना बॉल को इस तरीके से डिलीवर करती है कि ना वो हवा में ना घूम ही जाए या ग्राउंड पे बाउंस जो है वो करे बॉल। इस तरह ना स्पिन का मतलब है किसी चीज़ को अपनी फेवर में ना घुमाना या मोड़ना। स्टेट रन मीडिया भी ना अक्सर स्पिन का इस्तेमाल करती है, अपनी गवर्नमेंट के लिए फेवरेबल स्टोरीज को पब्लिश करती है और जो क्रिटिकल होते हैं उन्हें ना सेंसर करती है। और ये प्रोपेगेंडा का भी ना एक हिस्सा हो सकता है जो सिटीजन्स के ओपिनियंस को ना इन्फ्लुएंस करता है। ऑर्डर्स में आपको बताया गया नंबर 1 पॉइंट पे कि पब्लिक इवेंट्स और पब्लिसिटी स्टंट्स, मतलब ये कि ये वो इवेंट्स होते हैं जिसमें ना लोगों का अटेंशन से ग्रैब करना होता है ताकि ना किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज की प्रमोशंस हो सके। नंबर 2 पे है द टॉक शो सर्कल्स। इसमें बताया गया कि पीआर स्पोकर्स पर्सनस अपने ना क्लाइंट को टेलीविजन और रेडियो टॉक शोज पर ना ले जाते हैं जहां वो इनके टारगेट्स ऑडियंस के सामने अपने मैसेज को ना पेश करते हैं। नंबर 3 पे है बुक एंड अदर्स राइटिंग्स। इसमें बताया गया कि पीआर प्रोफेशनल्स अपने क्लाइंट्स के लिए ना बुक्स या लिखाई भी ना जो है वो करवाते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑडियंस को ना टारगेट करती है। नंबर 3 पे आपको बताया नंबर सॉरी 4 में बताया गया है रोल डेक्स के बारे में बताया गया है। तो रोल डेक्स की बात की जाए, रोल डेक्स में ये होता है कि पीआर प्रैक्टिशनर्स अपनी ना वर्किंग लाइफ के दौरान ना कई कॉन्टैक्ट्स बना लेता है जो मीडिया
जो मीडिया और पब्लिक अफेयर्स में ना काम आती है। और ये ना रोलोडेक्स बहुत ना, रोलोडेक्स इसका नाम है, रोलोडेक्स ना बहुत वैल्यूबल एसेट बन जाती है। और कई जॉब्स में ना ये जो है कई जॉब्स में ना जो है रिक्वायरमेंट भी होती है इसकी, कैंडिडेट के पास एग्जिस्टिंग रोलोडेक्स हो। ओके, आगे नंबर 5 में आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशंस के बारे में बताया गया। तो इसमें बताया गया कि इसमें ना पीआर मैसेज को ना डायरेक्ट ऑडियंस तक ना पहुंचाया जाता है, जैसे कि न्यूज़ लेटर्स, प्रिंट और ई लेटर्स, स्पीचेस, रिसेप्शंस, सेमिनार्स और प्रोफेशनल अपीयरेंसेस वगैरह। द प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन में आपको बताया गया है, द प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशंस में आपको बताया गया कि पब्लिक रिलेशंस के एक्सपर्ट्स स्कॉट कर्टलिप, एलन सेंटर और गैलन ब्रोम कहते हैं कि पीआर प्रोसेस 4 स्टेप्स में ना डिवाइड होता है, जो इन्होंने 1994 में ना डिफाइन किए थे। नंबर 1 पे जो पहला जो स्टेप है डिफाइनिंग पब्लिक रिलेशन प्रॉब्लम्स के नाम से है। तो ये पहला स्टेप होता है जिसमें ना सिचुएशंस का एनालिसिस किया जाता है। और ये सॉर्ट एनालिसिस, सॉर्ट मतलब कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट के नाम से के ज़रिए होता है। इसमें ना सवालों का जवाब दिया जाता है कि अभी क्या हो रहा है या क्यों हो रहा है, एक्सेट्रा। और सेकंड जो स्टेप है प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग के नाम से है। तो ये स्टेप ना स्ट्रेटजी पर ना फोकस करता है। इसमें ना ये सवाल का ना जवाब दिया जाता है कि हमें क्या करना है और क्या क्यों करना है। ओके, नंबर 3 पे जो स्टेप है वो है टेकिंग एक्शन एंड कम्युनिकेटिंग। और ये स्टेप ना एक्शंस लेना और कम्युनिकेशन से इम्प्लीमेंट करना होता है इसमें, और इस वाले स्टेप में। और इसमें ना ये सवाल का जवाब दिया जाता है कि कैसे और कब हुआ ये करेंगे। और नंबर 4 पे जो स्टेप होता है वो है एवोल्यूशंस द प्रोग्राम। मतलब ये कि ये जो लास्ट स्टेप होता है जिसमें ना प्रोग्राम की सक्सेस का ना एनालाइज किया जाता है। इसमें ना ये सवाल का जवाब दिया जाता है कि हमने कैसे काम किया और कितना सक्सेसफुल रहा। मज़ीद आपको बताया गया कि पीआर प्रोफेशनल्स ना अपनी वर्क से ना एनालाइज करने के लिए फोकस ग्रुप सर्विस और वन ऑन वन इंटरव्यूज जैसे मेथड्स का ना यूज़ करते हैं। और ये मेथड्स ये डिसाइड करते हैं कि किसी मीडियम को यूज़ किया जाए, किस मीडियम का यूज़ किया जाए और किस तरीके से मैसेज को ना रिलाई किया जाए, जैसे कि प्रेस रिलीज, ब्रोचरीज, वेबसाइट्स, मीडिया पैक्स, वीडियोस, न्यूज़ रिलीज, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और इन हाउस पब्लिकेशंस के हवाले से। आगे है पॉलिटिक्स एंड सिविल सोसाइटी में आपको बताया गया कि एक पॉलिटिकल कैंपेन में ना एक टैक्टिक होती है जिससे ना डिफाइनिंग वंस ओपोनेंट कहा जाता है। इसमें ना ओपोनेंट कोई भी हो सकता है, जैसे कि कैंडिडेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस या कोई और ग्रुप ऑफ पीपल। और ये टैक्टिक ये हेल्प करती है कि ओपोनेंट को पहुंचाया जाए और इनकी ना इमेज को मैनेज भी किया जाए। मैनेजिंग लैंग्वेज में आपको बताया गया कि अगर कोई पॉलिटिशियंस या ऑर्गेनाइजेशन से किसी इश्यूज़ के लिए अच्छी और इफेक्टिव फ्रेज यूज़ करता है, तो जैसे कि इंटरव्यूज़ या न्यूज़ रिलीज में, तो न्यूज़ मीडिया ना उस फ्रेज को ना बार बार रिपीट करती है। इस मैसेज और इसे ना मैसेज और भी ज़्यादा लोगों तक ना जो है वो पहुंचता है। रिसेंट एग्जांपल में डेथ टैक्स मतलब कि स्टेट टैक्स के लिए है, और रेशियल्स प्रेफरेंसेस मतलब कि एफर्मेटिव एक्शंस के लिए होती हैं। फेथ बेस्ड मतलब कि रिलीजियस के लिए होती है। और क्लाइमेट चेंज मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए होती है। और पार्ट बर्थ अबॉर्शंस मतलब कि प्रो 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 चॉइस के लिए शामिल होती है। इंटरटेनमेंट एंड सेलिब्रिटी में आपको स्टूडेंट्स को बताया गया है कि सेलिब्रिटीज़ का ये मानना है, सेलिब्रिटीज़ का ना ये मानना होता है कि ना एनी पब्लिसिटी इज़ गुड पब्लिसिटी। मतलब कि अगर कोई सेलिब्रिटी कुछ एम्ब्रेसिंग कर लेता है तो ना वो उस सिचुएशन को ना अपनी एडवांटेज में बदल लेता है और उसे ना अपनी इमेज का हिस्सा भी बना लेता है। और ये टैक्टिक हर सिचुएशन में ना काम आती है, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो। उसके बाद आपको ब्रांचिंग आउट पीआर के ज़रिए जो है वो ज़िंदगी गुजारना किस तरह होती है, टू लाइफ थ्रू का पीआर। इसमें है ना आपको बताया गया ओवरऑल के ऑस्कर्स वाइल्ड ने कहा था कि सबसे बुरी चीज़ ये नहीं है कि आपके बारे में बात ना की जाए, बल्कि ये है कि आपके बारे में बात ना की जाए।
ठीक है ना, सबसे बुरी चीज़ ये है मतलब कि उन्होंने एक ही सेंटेंस को ना बहुत ही अच्छे अंदाज से पेश किया। मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि सबसे बुरी चीज़ ये नहीं है कि आपके बारे में बात ना की जाए, बल्कि ये है कि आपके बारे में बात ना की जाए। बहुत से सेलिब्रिटीज ना इस बात को ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, और जब इनकी ना पॉपुलैरिटी या इनकम कम हो जाती है तो वो ना न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं जो मीडिया का अटेंशन अट्रैक्ट करते हैं। सेलिब्रिटीज़ के लिए ना इनकी सेलिब्रिटी खुद एक ब्रांड बन जाती है, इसलिए ना इनको अपनी इमेज को ना हमेशा रेन्यूवेंट करना पड़ता है। सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको ओवरऑल बताया गया है कि आजकल क्या ना आजकल के ट्रेंड्स में ना अमेरिकन सेलिब्रिटीज़ का ना म्यूजिशियंस, कॉमेडियंस और परफॉर्मर्स का ना चिल्ड्रन बुक ऑथर्स बन जाने का जो है वो रुझान है। जैसे कि मडोना, जे, लीनो, बिली क्रिस्टल्स, रिकी गडवाइस और कई और सेलिब्रिटीज़ ने ना चिल्ड्रन बुक लिखी है, जिसमें ना मीडिया का काफ़ी कवरेज हुआ है। सेलिब्रिटीज़ का ना एक और तरीका अपनी इमेज को ना पॉपुलर बनाए रखना भी है। सेलिब्रिटी रेस्टोरेंट्स जैसे कि बास्केटबॉल्स प्लेयर्स माइकल्स जॉर्डन ने ना शिकागो में ना अपना रेस्टोरेंट खोला था, और सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स ने ना न्यूयॉर्क में एक रेस्टोरेंट खोला जो कुछ ही महीने बाद जो था वो बंद हो गया था। फिर आपको बताया गया है इस छोटे से इन दो लाइनों के पैराग्राफ में कि मेल सेलिब्रिटी से जैसे कि टिम रॉबिन्स, सीन पेन और चार्ल्टन हेस्टोन पॉलिटिक्स में ना शामिल होते हैं। लेकिन कुछ फीमेल सेलिब्रिटीज़ भी ना स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल वॉइसेस बन की हैं, जैसे कि सुसान सरैंडन और बारबा स्ट्रीसेंड। और इस वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है कि यंगर फीमेल सेलिब्रिटी से काफ़ी वक्त ना फैशंस वर्ल्ड में भी काम करती हैं। जैसे कि पेरिस हिल्टन ने अपनी ज्वेलरी लाइन स्टार्ट की थी, और जेनिफर्स लोपस ने क्लोथिंग लाइन स्टार्ट की थी। एलिजाबेथ टेलर ने अपनी फ्रेगरेंस वाइट डायमंड्स लॉन्च की थी, जो मीडिया में ना फिर से इंटरेस्ट ले आई थी। बट ब्रिटनी स्पीयर्स ने अपनी जो है पर्सनल लाइफ को ना मीडिया में रखने के लिए केविन फेडरलाइन से सीक्रेट मैरिज भी की थी, जो उस वक़्त काफ़ी न्यूज़ में था। ओके, आगे एथिकल एंड सोशल इश्यूज में आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया कि पीआर फर्म्स जो तकनीक यूज़ करती है वो डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूशंस और प्रैक्टिसेस से रिलेटेड होती है। परसुआशंस, एडवोकेसी और एजुकेशंस वो टूल्स हैं जिनके ज़रिए ना इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को एक्सपोजर करते हैं। बहुत सी पीआर प्रैक्टिशनर ऐसे काम करती हैं जो सिविल सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल्स होती है, जैसे कि साइंटिफिक रिसर्च का पब्लिसाइज करना, चैरिटीज़ को प्रमोट करना और पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स के बारे में अवेयरनेस जो है वो देना होता है। सेकंड वाले पैराग्राफ में आपको बताया गया है ओवरऑल के एक एक ना कंट्रोवर्जल प्रैक्टिस जो पीआर में होती है वो है फ्रंट ग्रुप्स का ना इस्तेमाल। फ्रंट ग्रुप्स ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो किसी पब्लिक काज को ना रिप्रेजेंट करती है, लेकिन एक्चुअली में ना वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को ना स्वेयर करती है। इनका पर्पस क्लियर नहीं होता, किसी क्लाइंट का स्पॉन्सरशिप जो है वो छुपाना होता है। और ये तकनीक जो है ना वो इस तकनीक को ना खुद थर्ड पार्टी तकनीक कहा जाता है, जिसमें अपने वर्ड्स को किसी और के थ्रू के कन्वे किया जाता है। पीआर मतलब कि पब्लिक रिलेशन वाच ना एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पीआर एक्टिविटीज़ को ना मोनिटर करती है। ना इस तकनीक के लिए एग्जांपल जो है वो पब्लिश की जाती है, बल्कि ना क्रिटिक्स का कहना भी है कि पीआर है ना एक बिलियन डॉलर प्रोपेगेंडा फॉर हायर इंडस्ट्री है, जो न्यूज़ को ना कॉनकोर्ट और स्पिन करती है, फेक ग्रेस रूट्स ग्रुप बनाती है, और लॉबिस्ट और पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर ना डेमोक्रेसी को ना अंडरमाइन करती है। मज़ीद आपको बताया गया इस छोटे से लाइन के 3 लाइनों के पैराग्राफ में कि आजकल ना पीआर फर्म्स की ना एथिकल और सोशल इश्यूज़ को लेकर ना डिबेट्स भी चल रही है। जैसे जैसे कि जब ये पता चला कि कुछ जर्नलिस्ट को पीआर फर्म्स ने पैसे दिए थे किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू को प्रमोट करने के लिए।
पब्लिक रिलेशंस इन फिक्शंस में आप स्टूडेंट्स को बताया गया कि पीआर का रोल कई फाइनेंशियल स्टोरीज में भी दिखाया गया है। नंबर 1 पे है जो एब्सोल्युटली फेबुलस, मतलब कि 1992 से लेकर 2004 में एक ब्रिटिश सिटकॉम है जो जेनिफर सॉन्डर्स और जोना लोमली ने ना लिखा और स्टाइलिंग किया था। नंबर 2 पे है एब्सोल्यूट पावर 2000 और में ये जो था पब्लिक हुआ था, और ये एक ना ब्रिटिश कॉमेडी सीरीज है जो एक फिक्शनल पीआर कंपनी को के ऑफिस में ना सेट है, जिसे ना प्रेंटिस मैकबे कहा जाता है। नंबर 3 पे है वाग द डॉग जो 1997 में जो था वो पब्लिश हुआ था, और एक अमेरिकन मूवी है जिसमें ना पीआर कंसल्टेंट रॉबर्ट डी नायरो और मूवी प्रोड्यूसर्स डस्टिन हॉफमैन मिलकर ना एक फिक्शन से वार क्रिएट करते हैं ताकि ना प्रेसिडेंशियल सेक्स स्कैंडल्स को ना हाइड कर सकें। और लास्ट में है थैंक यू फॉर स्मोकिंग जो कि 1994 में पब्लिश हुई थी, और ये एक ना स्ट्रिकल सॉरी स्टाइरिकल नॉवल है। ये एक ना एक स्टाइरिकल नॉवल है जो क्रिस्टोफर्स बकली ने ना लिखी थी। इसमें ना पीआर कंसल्टेंट तबाकू लॉबिस्ट नाइक नाइलर का ना करेक्टर है, और ये ना नॉवल 2006 में ना मूवी में अडेप्ट भी किया गया था। ये सारी फिक्शनल एग्जांपल्स पीआर की इंपॉर्टेंस और रोल को ना हाईलाइट करती हैं। बेसिकली पब्लिक रिलेशन फिक्शंस को लेकर ना ये सारी जो सारी फिक्शनल एग्जांपल्स हैं पीआर की इंपॉर्टेंस और रोल को ना हाईलाइट करती हैं। इसमें जिसमें ना मीडिया मैनिपुलेशंस और पॉलिटिकल से इमेज बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो दिखाया गया है। ओके, ओवरऑल ये था लेसन नंबर 36। कैसे लगा कमेंट्स में लाजमी बताया, और इस लेसन को लेकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताऊंगा कि क्या क्या आप स्टूडेंट्स से पूछा जा सकता है। और इसमें यह है कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो 6 वाइटल फैक्टर्स जो कन्वे किए जाते हैं फर्स्ट पैराग्राफ में, जब वो पीआर के लिए काम किया जा रहा हो तो वो कौन कौन से 6 फैक्टर्स हैं। तो डब्ल्यू फैमिली है। डब्ल्यू से मुराद ये है कि डब्ल्यू मतलब कि डब्ल्यू से मुराद हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, वाई, और एच भी शामिल है इसमें। ओके, और फिर आ जाता हूँ आगाज़ में, तो फिर मैं आपको बताता हूँ स्पेशलाइजेशन से पीआर की फील्ड के नाम बताएं तो आप इसको ना 2-3 मरतबा पढ़ के अंडरस्टैंड अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, उसके बाद फिर पब्लिक रिलेशंस में कौन सी स्पेशलिस्ट जो है नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं। तो क्राइसिस मैनेजमेंट और रेपुटेशंस मैनेजमेंट, और जो है ना इनको भी 2-3 मरतबा पढ़ के मेमोराइज कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। पहले हमने स्पेशलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था, फिर आपसे यहाँ पे डिस्कस जो किया गया जो स्पेशलिस्ट एग्जिस्ट करती हैं पब्लिक रिलेशंस में, उनमें क्या क्या शामिल है। तो ये क्राइसिस और रेपुटेशन मैनेजमेंट है। इनको 2-3 मरतबा इन पॉइंट्स को पढ़ के मेमोराइज कर लीजिएगा, वरना 3 या 2 बस याद रख लीजिएगा, ये बस यही इंपॉर्टेंट है। मीडिया टूल्स एंड टैक्टिक्स में अगर देखा जाए तो ज़ाहिर सी बात है कि इसमें जो है वो ऑडियंस टारगेटिंग भी आ जाता है, मतलब कि इसमें ये जो हाईलाइट की है ना लाइन, बस यही इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि पब्लिक रिलेशंस और पब्लिसिटी जो है ना वो नोट सिनोनिम्स है, मतलब कि एक जैसे नहीं है, ठीक है ना। मीडिया टूल्स और जो पब्लिक रिलेशंस और पब्लिसिटी जो है वो एक जैसी नहीं है, तो ये भी एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑडियंस से टारगेटिंग की बात की जाए तो फिर ऑडियंस की टारगेटिंग को लेकर जो है वो एक एग्जांपल भी आपको दी गई थी, ठीक है। 18 से लेकर 49 मेल्स को टारगेट, वाइट मेल्स को जो है वो टारगेट किया गया था, और ये शुरू में आपको एग्जांपल देकर ना वो वाजिया किया गया ऑडियंस से किस तरह से जो है पीआर जो है वो ऑडियंस को टारगेट करती है। कि स्टेक होल्डर्स को किस तरह से टारगेट करती है वो बताया गया था। फिर आगे जो है वो सेकंड पैराग्राफ में बताया गया था। फिर थर्ड पैराग्राफ में आपको बताया गया था कि ओवरऑल के जो है कम्प्लीमेंट्री जो मैसेज होते हैं ऑडियंस तक किस तरह से जो स्टेक होल्डर्स को लेकर वो पहुंचाती है, ये सारा कुछ बताया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस किस तरह से होता है ओवरऑल ये बताया गया था। तो इसमें आपने जस्ट ये जो है ना ये वाली लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, और यही जो है इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद प्रेस रिलीज़ के दौरान क्या होता है, तो फॉर इमीडिएट रिलीज़ के लिए जो है वो सीवरल जो फैक्टर्स हैं उनको अंडरस्टैंड किया जाता है। उसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, मैं डब्ल्यू फैमिली मतलब ये कि 5 WS एंड एच जो है ना वो मैं बता चुका हूँ, तो इनको मैं फॉरगेट कर रहा हूँ, लिहाजा इसको आप जो है वो पढ़ लीजिएगा। और न्यू काइंड ऑफ प्रेस रिलीज ऑप्टिमाइज्ड फॉर द इंटरनेट, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें जो है ना वो आपको बस ये बताया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक है।
यहाँ सेकंड पैराग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है आजकल जो है वो मीडिया क्या यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेट का ऑप्टिमाइज्ड जो है वो सर्च इंजन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें गूगल, याहू और एमएसएन है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है वो ये गूगल न्यूज़, याहू या एमएसएन ही है ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं, या गोगो डक भी इस्तेमाल होता है। और लॉबी ग्रुप्स क्या होते हैं पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। एस्ट्रोफिंग क्या होता है, स्पिन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लॉबी ग्रुप, एस्ट्रोफिंग और स्पिन, इनको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से एक शॉर्ट, लॉन्ग या फिर एमसीक्यूज भी लग सकता है आप स्टूडेंट्स को। ऑर्डर्स तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसको जस्ट आप कैजुअल एक दो दफ़ा पढ़ लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशन जो है वो ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इन द स्टार्टेड, लेकिन इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डिफाइनिंग पब्लिक रिलेशंस प्रॉब्लम जो है वो यूजली किस सिचुएशंस में एनालाइज करती है, स्वॉट एनालिसिस में करती है। स्वॉट का मतलब भी क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट मायनी है इसके। ओके, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, और और ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि द प्रोसेस ऑफ पब्लिक रिलेशंस में जो है वो कितने किस्म के स्टेप्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। नंबर वन पे जो स्टेप था वो भी मैंने बता दिया था कि फर्स्ट जो स्टेप है डिफाइनिंग पब्लिक रिलेशन प्रॉब्लम्स के नाम से, सेकंड जो स्टेप है प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग के नाम से है, और जो इसी तरह जो थर्ड स्टेप है वो भी है आपको ना बताया गया है। तो इन स्टेप्स को बस आप जस्ट याद रख लीजिएगा। पॉलिटिक्स एंड सिविल सोसाइटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैनेजिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इसमें जो है वो आपने बस यही बताना होता है कि कुछ ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं पॉलिटिशियंस के या सेलिब्रिटीज़ के, जिनको जो है वो मैनेज करना, उनके लफ्ज़ों को अगर किसी चैनल में बाबर दिखाया जाए तो उससे क्या होगा कि ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होती है। इंटरटेनमेंट एंड सेलिब्रिटी इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसको जैसे एक दो दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ब्रांचिंग आउट टू लाइव पीआर, लाइव लिव थ्रू या लाइव थ्रू का पीआर, ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन इसमें बस यही कंसेप्ट आपको बताया गया कि जब सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं मतलब कि अपने आप को नापैद समझते हैं, नापैद से मुराद उनका नाम जो है वो हट रहा है लोगों की अवेयरनेस से, तो वो कोई ना कोई ऐसी एक हरकत करते हैं कि जिससे क्या है कि लोगों के फिर नज़रों में आए, मीडिया की फिर नज़रों में आए। ठीक है, और इसमें ऑस्कर वाइल्ड ने क्या जुमला प्रपोज किया था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस इंपॉर्टेंट हो सकता है ओवरऑल। और एथिकल एंड सोशल इश्यूज इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, जस्ट कैजुअल पढ़ लीजिएगा। और पब्लिक रिलेशंस इन फिक्शंस क्या होते हैं, और ये दो तीन उठा के भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, लिहाजा इसको दो तीन मरतबा आप स्टूडेंट्स पढ़ लीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।